हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका टैली के वीडियो ट्यूटोरियल की दूसरी वीडियो में। कल हमने अपने टैली के फर्स्ट वीडियो में बात की टैली के कुछ बेसिक्स के बारे में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं, अकाउंटिंग करके हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, टैली का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स जो कि अकाउंटिंग से संबंधित थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अकाउंट्स के प्रकार और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम टैली का दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज हम टैली में क्या सीखने वाले हैं। कल हमने कुछ टैली के बेसिक टर्म्स की बात की थी, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो आपको उससे संबंधित जो शब्द हैं, जो उनके टर्म्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। कल हमने इन शब्दों पर चर्चा की थी, इन टर्म्स को समझा था। आज आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर इन टर्म्स को समझाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इन टर्म्स को और इनका क्या अर्थ होता है उसके बारे में। सबसे पहला जो हमारा टर्म आ रहा है वो है गुड्स। गुड्स क्या होता है? किसी भी व्यवसाय में नियमित रूप से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं उनको गुड्स कहा जाता है। अर्थात जिस चीज़ का व्यापार किया जा रहा है उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक मोबाइल के शोरूम की बात करें तो उस मोबाइल के शोरूम में, उस शॉप में मोबाइल्स होंगे, ईयरफोन्स होंगे, बैक कवर्स होंगे, स्क्रीन गार्ड्स होंगे, या फिर मोबाइल से संबंधित काफ़ी सारी एसेसरीज होंगी। उन सभी को क्या कहा जाएगा? गुड्स कहा जाएगा। यानी कि जिस चीज़ का व्यापार किया जा रहा है, जो वस्तुएं नियमित रूप से खरीदी और बेची जा रही हैं, वो उस व्यापार के गुड्स कही जाती हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है एसेट्स। एसेट्स से हमारा अर्थ होता है किसी भी व्यवसाय की जो कीमती संपत्तियां होती हैं उनको एसेट कहा जाता है। अगर हम उसी मोबाइल शोरूम की बात करें तो शोरूम में लगा हुआ एयर कंडीशनर, एसी उस व्यवसाय का एसेट है, वो गुड्स नहीं कहा जाएगा। उस शोरूम में लगे हुए फर्नीचर्स, उसके काउंटर्स, उसकी बिल्डिंग, उसके एसेट्स होंगे। एसेट्स का अर्थ हुआ हमारा व्यवसाय की कीमती संपत्तियां जो बेचने के लिए नहीं होती, उनका लेन देन नहीं होता है, वो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय के ग्रो करने में सहायक होती हैं। तो एसेट्स का अर्थ हमारा हुआ किसी भी व्यवसाय की जो कीमती संपत्तियां हैं उनको एसेट कहा जाता है। अगला टर्म हमारा है कैश ट्रांजैक्शन, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे नगद लेन देन। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी खरीदना और बेचना करते हैं, दो तरीके से हम परचेज और सेल्स के कार्य करते हैं। एक हमारा कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का अर्थ होता है नगद में किए जाने वाले लेन देन को क्या कहा जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। आपने कोई वस्तु खरीदी और उसके बदले में आपने नगद में भुगतान कर दिया, या आपने कोई वस्तु बेची और उसके बदले में आपको कैश में पैसे मिल गए, तो ऐसे लेन देन को कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जिनका सेटलमेंट उसी वक्त हो जाता है कैश के माध्यम से, वो कैश ट्रांजैक्शन कहे जाएंगे। अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को समझें, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं उधार पर किया गया लेन देन। वस्तु का तो लेन देन होता है, लेकिन उसका सेटलमेंट, पेमेंट का सेटलमेंट नहीं होता वहाँ पर। उधार में किए जाने वाले सभी लेन देन को क्या कहा जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वहाँ पर वस्तु या सेवा का लेन देन होगा, परंतु उसके बदले में पैसे का लेन देन उस वक्त नहीं होता, बाद में पैसे का लेन देन होता है। तो ऐसे लेन देन जो नगद में हों वो कैश ट्रांजैक्शन, और जो उधार में हों उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। टैली का अगला जो टर्म हम समझने वाले हैं वो है डेटर। डेटर का अर्थ होता है ऋणी व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसको उधार पर सामान बेचा गया हो और हमें उनसे कुछ समय बाद एक निश्चित धनराशि प्राप्त होनी होती है, उन्हें डेटर कहा जाता है।
जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कहा कि गुड्स सोल्ड टू रमेश 2000। रमेश को 2000 रुपए का सामान बेचा गया। तो रमेश यहां पर कौन होगा? रमेश डेटर हो जाएगा, ऋणी व्यक्ति। हमको रमेश से 2000 रुपये लेने हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति या फिर संस्था जिसको उधार में सामान बेचा गया हो उसको डेटर कहा जाएगा। और इसी के विपरीत जो हमारा अगला टर्म होता है वो होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जिससे उधार में सामान खरीदा गया हो और हमें उसको एक निश्चित धनराशि देनी है, उसे क्रेडिटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, गुड्स यानी कि वस्तुएं परचेज्ड खरीदी गई फ्रॉम अमित 1000 रुपीज। 1000 रुपये का सामान अमित से खरीदा गया। तो अमित यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिटर होगा, क्योंकि वो हमको उधार में सामान दे रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं वो सैंड्री क्रेडिटर होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको उधार में सामान बेचा जाता है वो डेटर होता है। अगला जो हमारा टर्म है ये है कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है व्यवसाय का जो ओनर है, जो मालिक है, उसके द्वारा उस व्यवसाय में किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कैश के रूप में हो सकता है, नगद के रूप में, गुड्स वस्तुओं के रूप में, या फिर कीमती संपत्तियों के रूप में हो सकता है। तो कैपिटल का अर्थ होता है व्यवसाय के मालिक के द्वारा बिजनेस में किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कहा जाता है। अगला टर्म हमारा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम इस प्रकार के से समझ सकते हैं, यह दूसरों के द्वारा हमारे बिजनेस को दी जाती हैं, एक निश्चित समय के लिए हमारे बिजनेस को दी जाती हैं और उसके बाद हमें ये उनको वापस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक से लिया गया लोन, आपने 50,000 रुपये का लोन बैंक से लिया, ये 50,000 रुपये हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज़ होंगे, हमें एक निश्चित समय के बाद इसको बैंक को वापस करना पड़ेगा। या फिर उधार पर की गई माल की खरीद, हमने 10,000 रुपये का सामान बाजार से उधार में खरीदा, तो 10,000 रुपये हमारे बिजनेस पर क्या हो गए? लायबिलिटीज़ हो गई, जिन्हें हमें एक निश्चित समय के बाद वापस करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज़ का मतलब एक तरीके से हमारे बिजनेस की जो देनदारियां हैं, जो हमको देना है, जो हमको वापस करना है, उसे लायबिलिटीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे जो अकाउंटिंग में आगे बार बार प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए इनका अर्थ अभी से समझना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट या फिर जिसको कि हिंदी में खाता कहा जाता है, बहुत सामान्य सा शब्द है खाता। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में लेन देन करना है तो सबसे पहले आपका अकाउंट वहाँ पर ओपन होता है, आपका खाता खोला जाता है। फिर उस इंस्टीट्यूशन के साथ में आपके जो भी लेन देन होते हैं आपके खाते में वो चढ़ाए जाते हैं। तो खाते को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या सेवा आदि से संबंधित लेन देन को एक निश्चित स्थान पर डेट के अनुसार यानी कि तिथिवार लिखा जाता है तो उसे उसका खाता या फिर अकाउंट कहते हैं। अगर हम खातों की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जिसको कि हिंदी में कहा जाएगा व्यक्तिगत खाता। अभी हम आगे इन सभी अकाउंट्स के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। रियल अकाउंट की हिंदी होती है हमारी वास्तविक खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता।
और नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसको कहा जाता है नाम मात्र खाता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, एक टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 प्रकार के होते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आइए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। टैली में खातों के प्रकार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 3 प्रकार के खाते हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को समझने का प्रयास करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। किसी व्यक्ति, बैंक, कंपनी, संस्था, ट्रस्ट आदि के खातों को पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। यानी कि पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का खाता आएगा, किसी बैंक, किसी कंपनी, किसी संस्था, ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेजेस, दुकान आदि के अकाउंट्स को किस में रखा जाएगा? पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारा रजत अकाउंट। रजत कौन है? रजत कोई व्यक्ति है। बैंक ऑफ इंडिया, नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई बैंक है। स्टार ट्रेडर्स, किसी दुकान या कंपनी का नाम लग रहा है। रिलायंस फाउंडेशन, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो अगर हमारे लेन देन में किसी व्यक्ति, किसी बैंक, किसी कंपनी, संस्था, ट्रस्ट आदि का नाम आ रहा है तो किसका उदाहरण होगा? पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाते का एग्जाम्पल होगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी व्यक्ति, किसी बैंक, किसी कंपनी, किसी संस्था आदि का खाता। आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई नाम आ रहा है, वो नाम किसी व्यक्ति या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था का है, तो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा। अगला होता हमारा रियल अकाउंट। हमारे व्यवसाय में जो भी गुड्स होते हैं और जो भी एसेट्स होते हैं, इन दोनों टर्म्स को अभी हमने पीछे समझा है। किसी भी व्यवसाय में नियमित रूप से खरीदी या बेची जाने वाली वस्तुओं को गुड्स कहा जाता है और व्यवसाय की कीमती संपत्तियों को एसेट कहा जाता है। तो व्यवसाय के सभी गुड्स और एसेट्स को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अगर हमारे लेन देन में किसी वस्तु या फिर किसी संपत्ति की बात हो रही है तो किसका एग्जाम्पल होगा? रियल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा। तीसरा और आखिरी जो हमारा अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। हमारे बिजनेस की जो भी इनकम होती है, आय, जो भी एक्सपेंस यानी कि खर्च, लॉस, नुकसान और गेन, प्राप्तियों को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। आय, व्यय, नुकसान और प्राप्तियों को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। उदाहरण के लिए सैलरी अकाउंट, हम अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में जो सैलरी देते हैं वो सैलरी हमारे बिजनेस पे खर्चा होता है, वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा? नॉमिनल अकाउंट का। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट, बिजली का बिल, ऑफिस रेंट, ऑफिस का किराया या फिर इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ तो हमारी इनकम हुई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल होंगे। तो एक बार फिर हम समझ लेते हैं। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति, बैंक, कंपनी, संस्था आदि के खातों को रखा जाएगा। रियल अकाउंट में हमारे बिजनेस की सभी गुड्स और एसेट्स आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस की इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन को रखा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आ चुके हैं जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को करते हैं, किसी भी लेन देन को करते हैं, तो वहाँ पर 2 पक्ष होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होंगे, जिसमें से एक पक्ष को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को पहचानने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों को कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।
किसी भी लेन देन में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का निर्धारण करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ये रूल्स क्या हैं और किस प्रकार से काम करते हैं हम आगे समझते हैं। ये हमारे टैली का बेस है, बिना इसको समझे हमें आगे काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए हम कोशिश करके इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम गोल्डन रूल्स सबसे पहले समझने वाले हैं पर्सनल अकाउंट के संदर्भ में। अगर हमारा लेन देन पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है, अर्थात हम किसी व्यक्ति, किसी बैंक, किसी संस्था आदि के साथ में लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे समझिए। डेबिट द रिसीवर यानी कि पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर रही है उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी वस्तु या सेवा को दे रही है उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के संदर्भ में गोल्डन रूल्स क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति का अकाउंट डेबिट करिए, क्रेडिट द गिवर, देने वाले व्यक्ति के अकाउंट क्रेडिट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जा रहा है गुड्स सोल्ड टू राजेश 1000, राजेश को 1000 रुपये का सामान बेचा गया। तो यहाँ पर सामान कौन पा रहा है, राजेश पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। अभी हमने समझा किसी भी व्यक्ति का अकाउंट किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो राजेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजेश अकाउंट डेबिट 1000, ये हुआ। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट। जैसे कहा गया कि गुड्स यानी कि वस्तुएं परचेज्ड, खरीदी गई, फ्रॉम अमन 2000, 2000 रुपये का सामान अमन से खरीदा गया। तो यहाँ पर हम सामान किससे खरीद रहे हैं, अमन से खरीद रहे हैं। अमन किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट के अनुसार देने वाले व्यक्ति के अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर सामान हमें किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, अमन के द्वारा। तो हम अपने अकाउंट बुक्स में क्या करेंगे, अमन को क्रेडिट करेंगे। अमन अकाउंट CR यानी कि क्रेडिट। डेबिट को हम DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं। आगे हम और विस्तार से समझेंगे इसको। अगला हम नियम देखते हैं रियल अकाउंट के संदर्भ में। रियल अकाउंट यानी कि जहाँ पर हम गुड्स और एसेट की बात करते हैं, वस्तुओं और संपत्तियों की, वहाँ पर हमारा नियम क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु का अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु के अकाउंट क्रेडिट। जो वस्तु या जो संपत्ति आपके बिजनेस में आ रही है उसके अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और जो वस्तु या संपत्ति आपके बिजनेस से जा रही है आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे परचेज्ड ए मोबाइल ऑफ 10,000। तो मोबाइल क्या हुआ हमारा, रियल अकाउंट का एग्जांपल। एक गुड्स है, वस्तु है, और रियल अकाउंट कहता है बिजनेस में आने वाली वस्तु का अकाउंट आप डेबिट करें। हम यहाँ पर मोबाइल को खरीद रहे हैं यानी कि वो हमारे बिजनेस में आ रही है, तो हम इसको अपने अकाउंट बुक में क्या लिखेंगे, मोबाइल अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि मोबाइल हमारे बिजनेस में आ रहा है। और अगर ये होता गुड्स सोल्ड ऑफ 2000, 2000 रुपये का सामान बेचा गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड्स अकाउंट क्रेडिट,
वस्तुओं के अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सामान बेचे जाने पर वस्तु हमारे बिजनेस से जाएगी, इसलिए उसके अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो रियल अकाउंट में जो हम रूल याद करेंगे वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु के अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु के अकाउंट क्रेडिट। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पर हम आय की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं, लॉस यानी कि नुकसान की बात करते हैं और प्राप्तियों की बात करते हैं। तो यहाँ रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपके बिजनेस के जो भी खर्च हैं और नुकसान हैं उनको आप डेबिट करिए, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, आपके बिजनेस की जो आय और प्राप्तियां हैं, आय और प्राप्तियां, उनके अकाउंट को आप क्या करिए, क्रेडिट करिए। जैसे कहा गया पेड सैलरी 20,000 रुपीज़, हमने 20,000 रुपये सैलरी का भुगतान किया। तो सैलरी क्या है, खर्च है, हमारे बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट बुक्स में क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, सैलरी का अकाउंट हम 20,000 डेबिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार खर्चों को हम डेबिट करते हैं। अगर हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन हो, रिसीव्ड इंसेंटिव कमीशन, इंसेंटिव को कमीशन कहा जाता है, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये हमको इंसेंटिव प्राप्त हुआ। इंसेंटिव क्या है, लाभ है, हमारे बिजनेस की इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अनुसार क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी आय और प्राप्तियों को हम क्रेडिट करते हैं। तो हम अपने अकाउंट बुक्स में क्या लिखेंगे, इंसेंटिव यानी कि लाभांश कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। तो हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं टैली में आगे हमको जर्नल एंट्रीज़ को समझने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आगे, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए एक बेस का काम करेंगे। इनको आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आगे आने वाली चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।